हाय मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका जीएचपी स्टडी चैनल में स्वागत है एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से कहाँ गायब थे, बड़ा लंबा वक्त लगा लिया, लगभग 1 महीना हो चुका। देखिए, इसका मूल कारण था कि मेरी लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही थी, तो उन समस्याओं को झेल रहा था मैं। लेकिन कोई नहीं, सभी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं और लाइफ में समस्या चलती रहती हैं और लाइफ में समस्या आना भी ज़रूरी है, समझ रहे हो। लेकिन कोई नहीं, ये समस्याएं आती जाती रहती हैं और यही जीवन है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हमने आपको सबसे पहले बताया था मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस, और हमने आपको बताया जाता कि हमें मध्यकालीन इतिहास किस तरीके से पढ़ना है। फिर हमने आपको मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया था, उसके बाद हमने महमूद गजनवी को पढ़ा था, फिर हमने मोहम्मद गौरी को पढ़ा था, और हमने आपको बताया जाता कि मोहम्मद गौरी के बाद हम राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा वही टॉपिक है, राजपूत काल। इस टॉपिक को हम 2 सीरीज में पढ़ेंगे। आज हम राजपूतों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे, कुछ बेसिक बातें बताएंगे। देखिए, इस राजपूत वंश में हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनका हम परिचय देखेंगे, सबसे पहले परिचय। फिर उसके बाद हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, और फिर हम क्षेत्र विस्तार के बारे में बात करेंगे कि ये भारत में किस किस क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कुछ हमारे प्रमुख राजपूत वंश होंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। इनका परिचय और इनका काल। देखिए, इनका समय भारत में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। किसी किसी बुक में 8वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक माना जाता है। लेकिन यदि एग्जाम में आता है, आप क्या डिसाइड करेंगे, 7वीं डिसाइड करेंगे या 8वीं? ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करेंगे। यदि 7वीं से 12वीं सदी आता है तो 7वीं से 12वीं सदी आप टिक करेंगे। यदि 8वीं से 12वीं सदी आता है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अब हम उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ हमारे इतिहासकार होंगे, तो हम इतिहासकारों के बारे में आपको बताएंगे। इतिहासकार हैं तो उनके कुछ अपने अपने सिद्धांत हैं, वो उन सिद्धांतों के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। तो हमारे इतिहासकार कुछ विदेशी भी होंगे, कुछ भारतीय भी होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे इतिहासकार कौन कौन से हैं। देखिए, एक हमारे इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, ये हमारे विदेशी इतिहासकार हैं, और एवं स्मिथ। ये मेरा मार्कर चल नहीं रहा तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। देखिए, जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, ये बताते हैं कि राजपूतों की भारत में उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे भारत में उभर के आते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि भारत में कुछ विदेशी जातियाँ आई थीं, तो विदेशी जाति वो भारतीय लोगों के साथ घुल मिल गई थी। तो वही जाति, विदेशी जाति आगे चल कर के राजपूत उभर के आते हैं उन्हीं विदेशी जातियों से। देखिए,
कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि प्राचीन काल इतिहास में एक जाति आई थी सीथियन। सीथियन जाति आई थी प्राचीन काल में, और यही सीथियन जाति भारतीय जातियों के साथ घुल मिल गई थी, और यही जाति आगे चल कर के राजपूत वर्ग के आते हैं इसी जाति से। एक हमारे स्मिथ हैं, ये बताते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास में हमारी दो जाति आई थी, शक और कुषाण। स्मिथ कहते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास में या प्राचीन काल के दौर में शक और कुषाण जातियाँ आई थी, और यही जाति आगे चल कर के राजपूत के रूप में उभर के आती हैं। तो ये विदेशी जातियों के आधार पर इनकी उत्पत्ति बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से होती है, लेकिन हो सकता है कि ये विदेशी इतिहासकार हैं, तो इसलिए इनकी मंशा विदेशी जातियों के बारे में ये बताते हैं। कुछ हमारे भारतीय इतिहासकार हैं। देखिए, भारतीय इतिहासकार कौन कौन हैं? हमारे गौरी शंकर और हीराचंद ओझा हैं। इन दोनों इतिहासकारों का मत है कि प्राचीन काल के दौर में हमारे आर्य थे या क्षत्रिय थे, तो उन्हीं जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति होती है, और वही जाति आगे चल कर के राजपूत वंश उन्हीं से उभर के आते हैं। फिर हमारे एक चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी अपना सिद्धांत देते हैं। देखिए, इनका अलग सिद्धांत है। इनका सिद्धांत ये है कि ये बताते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति होती है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है। ये चंद्रवरदायी अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। देखिए, चंद्रवरदायी कौन थे? चंद्रवरदायी इन्होंने पृथ्वीराज राजसू की रचना की थी। उस रचना में उन्होंने उल्लेख किया है, अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है, और राजपूत के 36 गोत्रीय कुल बताए हैं। ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। देखिए, ये अग्निकुंड का सिद्धांत बताते हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? ये बताते हैं कि माउंट आबू क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? कि जो हमारे राक्षस किस्म के जो व्यक्ति थे, जो दुष्ट व्यक्ति थे, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन राक्षसों का नाश कीजिए, इन दुष्ट पापियों का नाश कीजिए। तो उसी दौरान अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम यहाँ ये देखेंगे कि राजपूत में किस किस वंश के राजपूत जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है, तो इस लिस्ट में देखेंगे। देखिए, अग्निकुंड से जो राजपूत जन्म लेते हैं वो हैं गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा राजपूत वंश है वो हमारा चौहान है। तीसरे हमारे राजपूत हैं परमार। चौथे हमारे राजपूत हैं चालुक्य। ये 4 वंश हैं जो अग्निकुंड से जन्म लेते हैं। कौन कौन से हैं? गुर्जर, चौहान, परमार और चालुक्य। देखिए, इन चारों को हम याद कैसे करेंगे? परमार और प्रतिहार, ये दोनों पी से प्रतिहार, पी से परमार। अब हमारे चौहान सी,
चौहान, सी से चौहान और एक सी से चालुक्य। पीपी प्रत्याहार परमार, सी चौहान और चालुक्य। तो ऐसे हम इनको याद करेंगे। देखिए, ठीक है। तो चंद्रवरदाई अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। एक हमारे इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर, ये हमारे भारतीय इतिहासकार हैं। ये बताते हैं कि राजपूत कोई और जाति नहीं है, वो ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति हुई है। हो सकता है कि गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण थे, इसलिए वो ब्राह्मणों के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं, ठीक है। लेकिन इस घटना को, अग्निकुंड के सिद्धांत को कुछ इतिहासकार काल्पनिक मानते हैं, ठीक है। तो हमने उत्पत्ति के बारे में बात की। एक बार हम रिकॉल और कर देते हैं कि हमारे कर्नल जेम्स टॉड, ये हमारे विदेशी इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि हमारे प्राचीन काल में सीथियन जाति आई थी, तो वो सीथियन जाति आगे चल कर के राजपूत के रूप में उभर के आती है। स्मिथ बताते हैं कि प्राचीन काल में हमारे शक और कुषाण जाति आई थी, यही जाति आगे चल कर के राजपूत के रूप में उभर के आते हैं। गौरी शंकर और हीराज चंद ओझा मानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में आर्य थे और जो क्षत्रिय थे, तो वही जाति चल कर के आगे राजपूत उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। हमारे चंद्रवरदाई अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। गोपीनाथ शर्मा हमारे बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। तो हमने उत्पत्ति के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम क्षेत्र विस्तार के बारे में बताएंगे। देखिए, प्राचीन काल में एक राजा थे हर्षवर्धन। 647 में इनकी मृत्यु हुई थी। 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद पूरे भारत में कोई ऐसा राजा नहीं बचा था जो पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। वर्धन वंश में एक हर्षवर्धन, यही एक ऐसे राजा थे जो 647 से पहले पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित इन्होंने कर लिया था। फिर 647 के बाद हमारे उत्तर पश्चिम भारत में कुछ राजपूत वंश उभर के आते हैं। तो उनका क्षेत्र क्या क्या रहता है, मैंने आपको मोहम्मद गौरी को जब पढ़ाया था तो मैप ड्रॉ किया था, तो मैंने आपको मैप के माध्यम से क्षेत्र के बारे में बताया था कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है। देखिए, इनका क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनका ये क्षेत्र रहा है। देखिए, गुजरात में गुर्जर प्रत्याहार ये अपना शासन करते हैं। ये अपना शासन गुजरात में करते हैं और राजस्थान के दक्षिणी भाग में भी अपना शासन करते हैं। तो इनका नाम गुर्जर हो सकता है कि गुजरात में शासन कर रहे थे, इसलिए इनका नाम गुर्जर नाम पड़ा हुआ हो, ठीक है। इधर राजस्थान के मालवा में हमारे परमार वंश के कुछ राजा थे, वो अपना शासन कर रहे थे। तो इस परमार वंश के प्रमुख राजा भोज माने जाते हैं और इनकी राजधानी थी धार नगरी। हमने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में अपना शासन करते हैं और
अजमेर के साथ ही साथ ये अपना शासन दिल्ली में भी करते हैं। दिल्ली में कैसे करते हैं? दिल्ली में इनकी ननिहाल थी। देखिए, जो वर्तमान दिल्ली है, जो भारतीय राजधानी है, उसकी स्थापना तोमर वंश ने की थी। तो पृथ्वीराज चौहान के संबंध तोमर वंश से रहे हैं। तोमर वंश से कैसे रहे हैं कि इनकी दिल्ली में ननिहाल थी। जो तोमर वंश के जो राजा अनंगपाल थे, अनंगपाल इनके नाना थे। अनंगपाल निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने, अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बना दिया था या उत्तराधिकारी बना दिया था। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल बना देते हैं। तो इस वजह से दिल्ली का क्षेत्र इनके कब्जा में आ जाता है। अब देखते हैं हम चालुक्य वंश को। देखिए, जब गुर्जर और प्रत्याहार वंश जब कमज़ोर होने लगता है तो चालुक्य वंश धीरे धीरे उभरता है। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मोहम्मद गौरी को पराजय चालुक्य वंश के राजा भीम द्वितीय करते हैं और इनकी माता नायका देवी उनको मोहम्मद गौरी को पराजित करती हैं। देखिए, जो चालुक्य वंश के जो राजा थे वो थे भीम द्वितीय और उनकी माता थी, विधवा स्त्री थी, नायका देवी। तो गुजरात में ये अपना शासन करते हैं। फिर इधर उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया था कि कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद शासन करते हैं। देखिए, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। तो वे जयचंद राजा थे, वो कन्नौज क्षेत्र में अपना शासन करते हैं। वे किस वंश के थे? गढ़वाल वंश के। देखिए, मैं राजपूतों की राजनीति की स्थिति के बारे में बात करूं तो इनकी राजनीति स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। इनमें एकता देखने को नहीं मिलती है, इनमें आपसे ही में संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए संघर्ष देखने को मिलता है, इनमें यूनिटी देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से अरब वासियों ने इसका फ़ायदा उठाया था और यही मुख्य वजह थी कि राजपूतों को मोहम्मद गौरी ने पराजय किया था। 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय किया था। तभी से राजपूतों का पतन हमें देखने को मिलता है 1192 ईस्वी से। ठीक है, देखिए, अब देखते हैं हम चंदेल वंश को। ये चंदेल वंश कौन क्या था? ये राजपूत वंश की एक शाखा थी, चंदेल, और ये बुंदेलखंड में अपना शासन करते हैं। जो सिसोदिया वंश था, ये अपना मेवाड़ में राज्य करते हैं और मेवाड़ राजस्थान में स्थित है। हमने गढ़वाल के बारे में आपको बताया था कि गढ़वाल के जो राजा थे वो जयचंद थे और कन्नौज क्षेत्र में अपना शासन करते हैं। देखिए, राजपूतों का पतन 1192 ईस्वी के बाद माना जाता है। द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजय कर दिया था। फिर 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है 1206 ईस्वी में, और सल्तनत काल यहाँ पर भारत में पूर्ण तरीके से हावी हो जाता है और सल्तनत काल की स्थापना मोहम्मद नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है, सल्तनत काल की स्थापना। ठीक है, देखिए,
कुछ हमारे इतिहासकार मानते हैं कि जो राजपूत वंश थे उनको कुछ इतिहासकारों ने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में कैसे बांटा है, किस किस भाग में बांटा है? सूर्य वंश में बांटा है, चंद्र वंश में बांटा है, अग्नि वंश में बांटा है और ऋषि वंश में बांटा है। तो सूर्य वंश के जो राजपूत थे उनकी संख्या 10 बताई जाती है। चंद्र वंश के जो राजपूत थे उनकी संख्या 10 बताई जाती है और जो अग्नि वंश के जो राजपूत थे उनकी संख्या 4 बताई जाती है। तो वे 4 कौन कौन थे? गुर्जर थे, चौहान थे, परमार थे और चालुक्य थे। ये 4 राजपूत जो वंश थे वो अग्नि वंश के माने जाते हैं और ऋषि वंश के जो राजपूत थे उनकी संख्या 12 बताई जाती है। तो ऐसे करके देखिए 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 और 6 36। तो इनकी संख्या 36 बताई जाती है और यही 36 का उल्लेख चंद्रबरदाई ने बताया है कि राजपूतों की जो गोत्र थे उनकी संख्या 36 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ मुख्य बिंदु आपके समझ में आए होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रमुख राजपूत वंश हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिंदु समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।